इन साथियों, आप सबका स्वागत है मिशन मैरिट पे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि एसएसजीडी का हम लोग लेके आए हैं एकदम एक नए सीरीज में 7500 प्लस यानी कि 20,000 प्लस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा विथ डिस्कशन के साथ में। ठीक है। और हम लोग जब एसएसजीडी दिए तो उसमें ऑफलाइन पेपर होता था, अब तो ऑनलाइन होता है। लेकिन पेपर का जो एनालिसिस है, किस तरह से पेपर पूछा जाता है, हमें पता है। हम फिजिकल दिए, हम क्वालिफाई किए, तो हमें पता है कि किस तरह से पेपर रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, कह रहा है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज समाप्त हो गया। ये क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज समाप्त हो गया। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। सेकंड क्या करा, महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गए, तो ये भी क्या है? गलत हो गया। ठीक है, हिस्सा नहीं बने थे। जबकि दलीप सिंह को 2.5 लाख रुपया नहीं दिया जाता था, इनको पेंशन कितना दिया जाता था? तो 5 लाख रुपए की पेंशन दिया जाता था। कितना? 5 लाख रुपया। ठीक है, 2.5 लाख नहीं था, कितना था? 5 लाख था। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, लेकिन ए और बी गलत हो गया। ठीक है, और बोलेगा कि पंजाब को मिला कब लिया गया था? तो 16 अप्रैल, कितना? 16 अप्रैल 1849 में। कितना में? 1849 में इसको मिला लिया गया था। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कार्यवाही में महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था? किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ कर दिया? इस क्वेश्चन से लगभग 4 से 5 फैक्ट आपको बनेंगे, बस देखते जाइएगा आराम आराम से। सबसे पहली बात, 1917 दिया गया। आपको पता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1917 में हुआ। 1917 में। कांग्रेस का गठन कब हुआ? 85 में। ठीक है, एओ ह्यूम की स्थापना में। किसके? ह्यूम, एओ ह्यूम। इसके कौन थे? कांग्रेस के स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे? तो एओ ह्यूम। दूसरी चीज बोलेगा 1900 में क्या हुआ? तो ओलंपिक में और पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। किसने? महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। और क्रिकेट को सबसे पहली बार शामिल किया गया था कब? 1900 में। क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया फर्स्ट टाइम? तो 1900 में शामिल किया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? जहां तक किसी को परेशानी? सेकंड क्या फैक्ट बनता है दोस्तों, वो देखते जाइएगा आराम से। क्या कह रहा है कि कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, और अगर प्रथम भारतीय बोलेगा, भारतीय, तो भारतीय कौन हो जाएगा? आपका सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू। ठीक है, दिक्कत? देख लीजिए, यहां से देख लीजिएगा आराम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1889 में। क्या? 1889, यानी कि ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इससे कितने सारे फैक्ट बन गए। ओलंपिक में महिलाओं ने भाग कब लिया? तो 1900 में। क्रिकेट को शामिल कब किया गया? 1900 में। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1917 में। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। लेकिन प्रथम भारतीय पूछेगा तो कौन होगा? सरोजनी नायडू होगी। क्लियर हो गया? किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कार्यवाही लेने वाली महिलाओं का पार्टिसिपेट कब लेना प्रारंभ किया? तो 1889 ईस्वी में। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, को एक स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, कि कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास के क्रम में, मतलब सही क्रम को बताइए, यानी कि कौन सा आंदोलन जो है सबसे पहले हुआ था।
अगर आपको डेट पता होगा तब तो बता दीजिएगा, डेट नहीं पता होगा तो नहीं बताइएगा, सिंपल सा कहानी है, इसमें लॉजिक लगाने की क्या जरूरत है। जैसे देखिए, सबसे पहली बात, पार्लियामेंटो कब हुआ? 1909 में हुआ, ठीक है। सेकंड क्या है? जलियांवाला कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, ठीक है। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ, ठीक है। सेकंड क्या है? अगस्त प्रस्ताव, तो 1914 में 1940 में हुआ। तो पहले कौन हुआ? मार्लो मिंटो। सेकंड क्या जाएगा? जलियांवाला हत्याकांड। थर्ड क्या है? गांधी इरविन समझौता। एंड फोर्थ क्या है आपका? अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड क्या है हमारा? राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? सविनय अवज्ञा कब हुआ? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। चौरी चौरा घटना तो आप जानबे करते हैं, ठीक है। कब हुआ? तो 5 फरवरी 22 को। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई। क्या कोई दिक्कत? कहीं से भी कोई पूछ नहीं जाएगा, जीडी में कुछ नहीं छूटने वाला है, टोटल फैक्ट हमको बता दिए, हर ऑप्शन के साथ हम लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने अनुशंसा की थी? अगर आप भारत छोड़ो प्रस्ताव की किसने अनुशंसा की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आजाद, या जवाहरलाल नेहरू जी ने, या जेपी कृपलानी ने, ठीक है। किसने की थी? शायद पता होगा, इससे भी 4-5 फैक्ट बनेंगे। सबसे पहला फैक्ट क्या है कि जो 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था वाला में, तो उसके कौन अध्यक्षता किए थे? वल्लभ भाई पटेल थे। इनको ये प्रथम उप प्रधानमंत्री भी रहे। कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। क्लियर हो गया? ये कहां से बिलोंग करते थे? ये गुजरात से करते थे। कहां? गुजरात से। क्वेश्चन पूछेगा देश में सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री किस राज्य से चुन के आए? तो गुजरात से, क्योंकि इसके बाद इस चीज को हटा दिया गया था संविधान से। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे। कब? 3 बार अध्यक्ष रहे, ठीक है। कितना बार? ये 3 बार रहे थे। हो गया? ये देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन हुए? तो अबुल कलाम आजाद। दिक्कत? जहां तक किसी को परेशानी? ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। क्लियर हो गया? और ये कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो 3 बार, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जहां तक किसी को परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? स्वतंत्रता संग्राम ने सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। चंद्रशेखर आजाद जी ने, सचिंद्र नाथ सयाल ने, मास्टर सूरी सेन ने, या बाल गंगाधर तिलक ने? क्लब की स्थापना की, लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किसने किए थे? चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सयाल, या मास्टर सूरी सेन, या बाल गंगाधर तिलक? ठीक है। एक प्रश्न हम सभी भाई और बहनों को छोड़ के जा रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप सब दीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़े हैं, देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हैं, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला के बूढ़ी गांधी कहा जाता है? किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? यानी से 42 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? बीना चटर्जी, उषा मेहता, लक्ष्मी सहगल, या मतंगनी हजारा? ठीक है, क्या होगा? मतंगनी हजारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? मतंगनी हजारा। लक्ष्मी सहगल आपको पता नहीं है कि कौन है? ये फर्स्ट यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली
चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला थी? कौन? लक्ष्मी सहगल। कौन थी? लक्ष्मी सहगल थी। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? लक्ष्मी सहगल, लेकिन हार गई थी। ठीक है, ये क्या हुई थी? हार गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बतांगनी हजारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन से भी आपको बहुत सारे फैक्ट बनेंगे जो कि आपको देखना बाकी है। आप सब भी जानते हो, लेकिन फिर भी देखना जरूरी है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फूले इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया? सत्य शोधक समाज की स्थापना ये सर कब हुआ था? तो 1873 में हुआ था। कब हुआ था? 1873 में। ठीक है, ये क्या किया थे बी आर अम्बेडकर? बहिष्कृत भारत किन्होंने शुरू किया? तो बी आर अम्बेडकर ने। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा शुरू किया गया था। कोई दिक्कत? तीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना, ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना। ज्योतिबा फूले कब किए थे? 1873 में। बहिष्कृत भारत की स्थापना कौन थे निर्माता? तो बी आर अम्बेडकर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर हो गया यहां तक? किसी को परेशानी? चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये देखिए, सैयद वंश के सुल्तानों का सही अनुक्रम बताना है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट पहले आएगा, कौन सा स्टेटमेंट बाद में आएगा, कौन पहले आए। सबसे पहली बात, इससे दो क्वेश्चन और बनेगा। क्या? इस वंश सैयद वंश के संस्थापन कौन हुए? स्थापना कौन किया था? खिलजी खां। कौन हुए? खिलजी खां। यानी कि सैयद वंश के संस्थापक, सैयद वंश के संस्थापक कौन हुए? तो खिलजी खां। उसके बाद कौन आए? तो मुबारक शाह आए। उसके बाद मोहम्मद शाह, तब अलाउद्दीन। यानी कि 1324। क्या होगा? 1324। ठीक है, कोई दिक्कत? आराम से स्टेटमेंट थोड़ा सा याद रहेगा, बना लीजिएगा। देखिए इसको क्या बोले, सिंपल क्वेश्चन आएगा जरूरी में कि सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्या बताइएगा? खिलजी खां के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जी। रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बारे में सही स्टेटमेंट हमें बताइए। यानी रानी रुद्रमा बड़ागल के काकतीय वंश की चौथी शासिका थी? बिल्कुल नहीं, सही था। ये क्या है? ये सही है, सॉरी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडव, उड़ीसा के पूर्वी गंगा शासकों द्वारा देवगिरी के शासकों का पराजित किया था। ये गलत है, केवल एक स्टेटमेंट इसका सही है। काकतीय वंश की राजधानी की थी, कहाँ थी? तो बड़ांगल थी। कहाँ? बड़ागल। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो बड़ागल थी, बड़ांगल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में शायरी शब्द का अर्थ क्या होता है? मध्ययुगीन के भारत के संदर्भ में शायरी शब्द का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों का, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना। ऑप्शन थर्ड क्या है हमारा? राइट आंसर होगा। ठीक है, ये 1917 में आया था शायरी शब्द। ठीक है, कब आया था? 1917 में। क्या है? मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में शायरी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों, व्यापारियों आदि अस्थायी रूप से आवास प्रदान करना। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? सबसे पहली बात कर रहा है, इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पैबोस सम्राट के चुमना प्रथा की राजा के प्रति समान अभिवादन प्रारंभ की थी? बिल्कुल नहीं। ये कौन किया था? बलबन। कौन किया था? बलबन ने। ठीक है, बलबन ने क्या किया? रक्त एवं
लौह की नीति कौन थे? रक्त एवं लौह की नीति किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। कौन शुरू किया था? बलबन के माध्यम से। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या करा? बलबन ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था। बिल्कुल नहीं, ये कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ठीक है, दूसरी चीज, ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो ना तो एक होगा और ना दो होगा, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा सही है। लेकिन इसमें से एक और भी फैक्ट बनेगा, बोलेगा दिल्ली सल्तनत के संस्थापक बताइएगा? ऐबक। कौन थे? ऐबक थे। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक पूछेगा दोस्तों, अब बताइएगा इल्तुतमिश को। किसको? इल्तुतमिश। एक्चुअल फाउंडर कौन थे? तो इल्तुतमिश थे। ठीक है, लेकिन अगर संस्थापक सिर्फ पूछेगा तो ऐबक आए, लेकिन बोलेगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन हुए? तो आपका इल्तुतमिश हुए। ठीक है, क्लियर हो गया। रक्त एवं लौह की नीति किसने शुरू किया था? किसने? बलबन ने। क्लियर हो गया ये, यहां तक किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट बढ़ जाए। बहुत बढ़िया, पढ़ेंगे अब। कह रहा है कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का क्रम में सही है? क्या होगा? भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम, यानी कि ऑप्शन ए क्या है? सही है। कह रहा है क्या? कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम। क्लियर हो गया? ठीक है, और चीज है, पूछेगा गुप्त वंश में, गुप्त वंश में, गुप्त वंश में जो राजस्व दिया जाता था, राजस्व, उसको 1/4 से कितना कर दिया गया? तो 1/6 कर दिया गया। क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको जरूर मारिएगा, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ी हुआ जीडी तक, आपको लगभग हमको 20,000 ऑब्जेक्टिव खत्म करवा देंगे डिस्कशन के साथ। ठीक है, गुप्त वंश में राजस्व की दर कितना थी? तो 1/4 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1/6 कर दिया गया था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कौन सा मंदिर वास्तुकला की ओर बेसर शैली का उदाहरण है? कौन सा, कौन सा मंदिर वास्तुकला का बेसर शैली का उदाहरण है? इससे भी 2-3 पॉइंट उठेगा। कहिए कैसे? सबसे पहली बात, इसका राइट आंसर क्या होगा? होयसल मंदिर। कौन? होयसल, जो कि कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में है। ठीक है, दरिया जो है भगवान शिव के, जो कहाँ है? एमपी में। कहाँ? एमपी में है। ठीक है, और ये तो जानबे करते हैं हमारा यूपी। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? और एक क्या बोला, कैमर, इसको जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर 42 नंबर का, कितना? 42, यानी कि 42वें नंबर का धरोहर है। ठीक है, इसको विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। क्लियर हो गया? यानी कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है? क्या बताइएगा? तो होयसल मंदिर कहाँ है? तो कर्नाटका में है। कदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। श्री राम मंदिर अयोध्या तो यूपी में जानबे करते हैं। ठीक है, कैमे नंबर का होयसल मंदिर है जिसको भी धरोहर में शामिल किया गया? तो 42वें नंबर का। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्त तथा सोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा सोमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? नाटकार के लिए, दार्शनिक के लिए, जैन संत के लिए, या मंदिर वस्तुकार के लिए? ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम सभी भाइयों और बहनों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन आप सबके लिए हो गया। देखते हैं कितने लोग जो है इसका राइट आंसर दे पाते हैं। अगर नहीं दीजिएगा तब तो हम कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर हम आप सबको पिन कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। जी, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। करा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है,
द्वारा संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक, क्या होगा? ए हमारा सही है, जो कि 1976 में 42वें संविधान के द्वारा 42वें कै में 42वें, और 42वें को हम लोग क्या करते हैं? मिनी संविधान कहते हैं, मिनी संविधान कहते हैं, नहीं ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि अब तक प्रस्तावना को कितना बार संशोधन किया जा चुका है? प्रस्तावना को कितना बार? तो एक बार संशोधित हुआ। कितना बार? एक बार संशोधित हुआ। कब? 1976 में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो संपूर्ण सुसंपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक कब हुआ? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। प्रस्तावना को कितना बार संशोधित किया जा चुका है? तो एक बार। कब? 1976 में। तो दिक्कत? चलिए, विशेष कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से पढ़ते जाइए, सारा डिस्कशन क्लियर है। कि पंचायती राज के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है ना। तो इससे भी कुछ और पॉइंट निकलेंगे जो कि आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, पंचायत समिति जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित गठित होता है? बिल्कुल नहीं, ये क्या है? रॉन्ग हो गया, ठीक है। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है? नहीं, चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष है बाबू। कितना? 21 वर्ष है। जबकि वोट देना जो है, वोट दे सकते हैं कितना में? 18 वर्ष की आयु में। कितना? 18 वर्ष, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्या है? पंचायती राज संस्था का चुनाव राज्य चुनाव का योग होता है? बिल्कुल नहीं, राज्य चुनाव नहीं कराता है। दूसरी चीज कि 73वें संविधान संशोधन कै में 73वें संविधान 1992 में पंचायती राज का हुआ था, ठीक है। और बोलेगा नगर पालिका भी हुआ था तो उत्तर में कै में 1992 में ही, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर हो गया? तो वोट दे सकते हैं 18 वर्ष में, लेकिन चुनाव अगर लड़ना हो तो 21 वर्ष से आयु कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन 61 जो अमेंडमेंट आया था, देखे थे, 21 वर्ष के जो घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का, उसमें वोट देने का अधिकार कैमा था? तो 18 वर्ष कर दिया गया था, 21 से घटा करके 18 कर दिया गया। तो दिक्कत? चलिए, इससे भी दोस्तों लगभग जो है आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा और बहुत प्यारा बनेगा क्वेश्चन। आराम से पढ़िए, देखिए बहुत सारा इससे क्वेश्चन बनेगा। जैसे देखिए, सबसे पहली बात कि केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? सबसे पहली बात, पहले क्वेश्चन है, इसको किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत जी नहीं ना? चलिए, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषा इसमें दिया गया। कितना? 22 भाषा का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। 36 में बोलेगा, 6वीं में, तो इसमें एटीएम स्क्वायर, इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। कैसे? इसमें 4 राज्य है। कौन? असम है, असम है, ठीक है, मिजोरम है, मेघालय। कौन? मेघालय। के बारे में कि इसके प्रशासनिक जानकारी कहाँ मिलता है? कैमे में? तो 6ठी में, हाँ, में इसमें अनुसूचित जाति, किसमें? अनुसूचित जाति का प्रशासन में है, तो आपका 5th शेड्यूल में। कैमा में? 5th शेड्यूल में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? जहां तक किसी को कोई दिक्कत हो बताइएगा। देखिए सारा चीज पहले एक बार क्लियर कर लीजिए बढ़िया से एकदम, ठीक है। इसको तो साथ से समाप्त कर दिया गया है, अब 7वीं अनुसूची तो है ही नहीं, ठीक है। दिक्कत? तो केंद्र और राज्य किस देश से लिया गया, अडॉप्ट किया गया है? कनाडा से लिया गया है जी, ठीक है। उसमें 5वीं में क्या है? अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में हमको जानकारी मिलता है,
8वीं अनुसूची में क्या है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख हमको प्राप्त होता है। ठीक है। छठी में क्या है, तो एटीएम स्क्वायर यानी कि असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उसके बारे में हमको कहाँ देखने को मिलती है, तो छठी शेड्यूल में। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार लागू किया जा सकता है। इससे देखिए भी 6-7 क्वेश्चन और बनेंगे, 6-7 बनेंगे, एक दो नहीं बनेंगे। ठीक है। मौलिक अधिकार को मतलब लागू जारी किया जा सकता है डिग्री से, अध्यादेश से, समादेश से या अधिसूचना से। सबसे पहली बात इसका राइट आंसर जान लीजिए क्या होगा, तो समादेश होगा। ठीक है, क्या होगा, समादेश। मौलिक अधिकार बोलेगा किस देश से लिया गया बाबू, तो अमेरिका से। कहा, अमेरिका से इसको अडॉप्ट किया गया है। क्लियर हो गया। मौलिक अधिकार कै में है, तो भाग भाग हो गया बाबू थर्ड में। कै में, थर्ड में है। ठीक है, जो कि कहां से 12 से लेकर 35 तक की अनुच्छेद में इसकी चर्चा की गई है। इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा अध्यादेश, यानी कि अध्यादेश जो है राष्ट्रपति क्या जारी करते हैं, तो 123 में अध्यादेश करते हैं। और राज्यपाल बोलेगा बाबू, राज्यपाल कै में है, राज्यपाल अध्यादेश कितना में पारित करते हैं, तो 213 में। कैमा, 213 में। ठीक है, कितना में, 213 में। ठीक है। समाधान राष्ट्रपति को करना हो, सॉरी, समाधान, समाधान कितना में है बाबू, तो 72 में। कितना में, 72 में। और महाभियोग बोलेंगे तो 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। कैमा, 61 में महाभियोग है। ठीक है, जबकि 52 में क्या है, राष्ट्रपति की चर्चा है। हो गया, कोई दिक्कत? जहां तक किसी को परेशानी, देखिए कितना क्वेश्चन बन गया, एक हो क्वेश्चन है लेकिन उसका कितने सारे आंसर आ गए हैं। सबसे पहली बात आपको रिवीजन करवा देते हैं कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, अमेरिका से लिया गया बाबू। ठीक है, भाग कितना में है, थर्ड में है। थर्ड को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। कितना अनुच्छेद से, तो 12 से 35 तक की चर्चा की गई है। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद एक मिनट बाबू, लैपटॉप थोड़ा चार्ज में लगा देते हैं। कंटिन्यू करेंगे हम लोग। अध्यादेश कितना में है, राष्ट्रपति अध्यादेश कितना में जारी करते हैं, 123 में। राज्यपाल अगर पूछेगा कितना में अध्यादेश जारी करते हैं, तो 213 में बाबू। ठीक है। क्षमादान राष्ट्रपति कितना में करते हैं, 72 में। लेकिन राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के है, तो 61 में लगता है। ठीक है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा किस आर्टिकल के तहत, 52 के अंतर्गत। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है, तो ये मौलिक कर्तव्य है। कैमा है, मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, जो कि 51 के ए में है। कैमा, 51 के ए में है। क्लियर हो गया। राज्य के नीति तक 36 से 51 में है। और इसको जो है आयरलैंड से, कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया बाबू। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी बताए मौलिक अधिकार अमेरिका से। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, और किस आर्टिकल के तहत आता है, 48 के ए में। ठीक है। 40 में बाबू ग्राम पंचायत है। इसमें कितना है, ग्राम पंचायत है। ठीक है, कोई दिक्कत? 48 में पशुपालन है, लेकिन 48 के ए में क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। ठीक है, बोलेगा 48 में क्या है, तो 48 में पशुपालन की है। 48 के में क्या है, तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। और एक क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है। राज्य के नीति तत्व किस देश से, आयरलैंड से अडॉप्ट किया गया है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने का किस, कौन सा जो प्रभारी है, तो यह क्या है, मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो। लेकिन बाबू अगर पूछेगा कि इसको संविधान सभा द्वारा भारतीय ध्वज को कब मतलब शामिल किया गया, कब लागू किया गया, तो क्या होगा, 22 जुलाई जुलाई 1947 में। कब, 1947 में। ठीक है, सभी नागरिकों को, सभी
नागरिकों को ध्वज फहराने का अधिकार फहराने का अधिकार कब कर दिया गया लागू, कि सभी लोग जो है ध्वज फहरा सकते हैं। कब? 2002 से। कब से? 2002 से। कोई दिक्कत हो गया यहाँ से? यानी कि भारतीय ध्वज संहिता जो है निकाय, वो भारतीय मानक ब्यूरो तय करती है। 22 जुलाई 1947 को इसको भारतीय संविधान सभा द्वारा इसको अपना लिया गया था, लागू करा दिया गया था। दूसरी चीज, सभी नागरिक जो है ध्वज फहराने का अधिकार कब उनको मिल गया? 2002 में। ठीक है, चलिए। अनुसंधान एक तरफ शहर है, यानी कि कौन सा इसमें गलत है? ठीक है, सबसे पहली बात कि शुष्क वन अनुसंधान कहाँ है? जोधपुर में, एकदम सही है। हिमालयन वन अनुसंधान कहाँ? देहरादून में। नहीं, ये गलत है। ये कहाँ है बाबू? शिमला में है। कहाँ? शिमला में है। ठीक है, कहाँ है? शिमला में। वर्षा वन अनुसंधान जोड़ाहट में है। जोड़ाहट कहाँ है आपका बाबू? असम में पड़ता है। कहाँ? असम में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान कहाँ है? जबलपुर। ये भी हमारा सही है, यानी कि बी सिर्फ गलत है। यानी कि हिमालयन वन अनुसंधान कहाँ है? तो ये आपका पड़ेगा शिमला में है बाबू, ना कि देहरादून में है। ठीक है, क्लियर हो गया। शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर में है, और वर्षा वन अनुसंधान जोरहाट में, असम में पड़ता है। और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान कहाँ है? तो जबलपुर में। ठीक है, चलिए। ये कह रहा है भारत में कोयले खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कह रहा कौन पहले होगा, कौन बाद में होगा। अब डेट याद रहेगा तब ना, कौन सा ईस्वी क्या है, तब ना बता पाइएगा। ठीक है, देखिए, देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात कि रानीगंज में कोयले का प्रावधान जो उत्पादन शुरू हो गया था बाबू, इस 1773 से ही शुरू हो गया। कहीं 73, कहीं 74 भी मिलता है। ठीक है, लेकिन हम बोल देते हैं 73 74। ठीक है, उसके बाद कोल इंडिया जो है 1975 में। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में, और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया था बाबू। ठीक है, और उसका राष्ट्रीय कोयले का विकास एनसीडीसी की स्थापना 1956 में। कब? 1956 में बाबू। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यानी कि रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन शुरू कब हुआ था? 73 74 में। उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में है। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया कब? तो 1973 में, 1973 में। लेकिन अगर पूछेगा राष्ट्रीय कोयला विकास एनसीडीसी की स्थापना कब की गई, तो 1956 में। तो इसे पूरा कौन पहले होगा, कौन बाद में आएगा? तो सबसे पहली बात 1 और उसके बाद 4, यानी कि 1 4 कहीं मिल रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा क्या है? 4 है। हो गया, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। रहा है भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नामक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? इससे भी 2 3 पॉइंट और भी बनेगा, उसको भी थोड़ा देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहली बात कि इसका राइट आंसर तो क्या होगा बाबू? राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा कपास की जो पैदावार होती है कहाँ होती है? कपास जो होता है कहाँ? गुजरात में आपका होगा। ठीक है, क्या होगा? गुजरात में होगा। आपका पंजाब का में सबसे प्रसिद्ध क्या है? भांगड़ा। कहाँ होता है? नृत्य कहाँ है? पंजाब का है। ठीक है, राजस्थान में क्या है? राजस्थान में मूंगफली भी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ जाए। तो भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम के लिए? तो राजस्थान। ठीक है, कपास कहाँ? तो आपका गुजरात में। क्लियर हो गया? चलिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की नागरिक जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 31.2%। कितना? 31.2% है बाबू। बोलेगा जातीय जनगणना की शुरुआत, जातीय जातीय जनगणना कब शुरू हुआ बाबू? कब हुआ था? 1931 में। और जनगणना का विषय है तो संघ सूची का। किस सूची का? संघ सूची का। हो गया, जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का है। और जातीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो 1931 में। और भारत की जो
2011 के अनुसार जो है नगरीय जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो कितना है, 31.2% है बाबू। ठीक है, चलिए। नैनो टेक्नोलॉजी के जनक के रूप में किसको जानते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में किसको जानते हैं, तो रिचर्ड फैनमोल को। और एक नैनो बराबर होता है कितना, एक नैनो बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर हो गया, चलिए। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, देखिए बहुत बढ़िया, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है बाबू, तो रेखीय गति का संरक्षण, रेखीय गति का संरक्षण। वही आपको बोलेगा कि रॉकेट जो है बाबू कितना डिग्री के एंगल पर रॉकेट को छोड़ा जाता है, क्या बताइएगा, 45 डिग्री पर, यहाँ पर 45 डिग्री पर रॉकेट को लॉन्च किया जाता है, ताकि वो अपना सही जो डायरेक्शन है, वो स्पीड, उसका मार्जिन है, वो पकड़ पाए उसका। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अवोगाड्रो बराबर कितना होता है, 6.023 गुने 10⁻23 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। ऊर्जा बाबू, ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकता, ऊर्जा को एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत, चलिए। साउंडिंग का प्रयोग होता है किस लिए, इको साउंडिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो समुद्र की गहराई मापने में, क्या, समुद्र की गहराई मापने में। जबकि फायदोमीटर, फायदोमीटर भी किस में, फायदो तो मीटर, ये भी क्या होता है, समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, ग्राफ। ध्वनि की तीव्रता तो आवृत्ति में, डेसिबल में, किसमें, डेसिबल में। क्लियर हो गया, यानी इको साउंडिंग का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है, लेकिन फायदोमीटर से भी हम लोग समुद्र की गहराई मापते हैं। सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंपीय तरंगों को मापने का काम करते हैं। ठीक है, और ध्वनि को हम लोग किसमें, डेसिबल में व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गया, चलिए। सोलर सेल किसके बने होते हैं, सोलर सेल किसके बने होते हैं, किसके होंगे, अर्धचालक के, किसके, अर्धचालक के बने होते हैं। किसके होते हैं बाबू, अर्धचालक के। ठीक है, सोलर सेल किसके बने होते हैं, तो अर्धचालक के। ठीक है, चलिए। ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच वैल्यू जो है 4.4 से कम होती है, क्या कहलाती है, अम्ल वर्षा, क्या, अम्ल वर्षा कहलाती है। ठीक है, बोलेगा संवहनीय पर्वतीय क्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है, ये के क्षेत्र में कौन सी वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा होती है बाबू। ठीक है, और पर्वतीय क्षेत्र में तो पर्वतीय वर्षा होती है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। फैक्ट बनेगा बाबू और आप सबको यहाँ बताता चलेंगे, कोई दिक्कत की बड़ी बात नहीं है, जो भी बनेगा उसको तो लाजमी है, और ऐसा बताएंगे कि किसी भी हिम्मत नहीं है कि आपका क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, चलिए। बाकी कोई आपको परेशानी हो, बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए। क्या कह रहा है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए किस उत्प्रेरक के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, सोडियम, थोरियम, रेहोडियम, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। सोडियम को हम लोग बापू चाकू से आसानी से काट सकते हैं, चाकू से बोलेगा कौन सा धातु को हम लोग कौन सा काट सकते हैं, सोडियम को हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, रेहोडियम, रेहोडियम, क्या होगा, रेहोडियम, रेहोडियम। जबकि केरोसिन तेल में रखते हैं सोडियम को, किस में रखते हैं, केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। जी बाबू, नेक्स्ट आ गया क्या, सूक्ष्म शर्करा परिवहनशीय प्लस उपयोग, यानी कि उसका विभाजन में महत्वपूर्ण क्या है, तो पोटेशियम है, क्या है, पोटेशियम। ठीक है,
कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू? साइटोलॉजी। क्या करता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन तो साइटोलॉजी कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा? पोटेशियम होगा बाबू। ठीक है, क्या होगा? पोटेशियम। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट पढ़े। बहुत बढ़िया। पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? ठीक है, इससे भी 2-3 पॉइंट आपको बनने वाला है। जैसे कौन सा विटामिन जो है सब्जियां बनाते समय नष्ट हो जाती है? क्या होगा? कौन सा विटामिन जो सब्जी, विटामिन सी। क्या होगा? विटामिन सी जो है सब्जियां बनाते समय नष्ट हो जाती है। कौन सा? तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। दाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा किसमें? तो दाल में होता है। ठीक है, क्या होता है? दाल में। लेकिन वही बोलेगा क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर कोई पाया जाता है तो कच्चा सोयाबीन में बाबू। किसमें? सोयाबीन में। ठीक है, ये तो प्रोटीन की मात्रा दाल में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बोलेगा प्रोटीन किसमें रहता है तो कच्चा सोयाबीन में। जिसमें कच्चा सोयाबीन को जब गाड़िएगा तो उसमें तैलीय पदार्थ यानी कि तेल निकलेगा। ठीक है, तो सभी एमिनो अम्ल जो आवश्यक है वो क्या है? तो दाल में है। ठीक है, चलिए। कौन सा युग में जो है सही नहीं है? पेडोलॉजी में पौधे को जीवाश्म का अध्ययन करते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या क्या आता है? मृदा का अध्ययन क्या आता है? किसमें दोस्तों? मृदा का। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। बाकी एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन बिल्कुल सही है जी, कोई दिक्कत नहीं है। एटमोलॉजी किसका? जंतु विज्ञान की शाखा का, ये भी सही है। ट्रोफोलॉजी क्या है? पोषण का अध्ययन है, ये भी क्या है? हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए। शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। देखिए कितना अच्छा पदार्थ है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? लेमिनेरिया। लेमिनेरिया बाबू। ठीक है, क्या होता है? लेमिनेरिया। किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? तो किससे? लेमिनेरिया से। ठीक है, दिक्कत? चलिए। कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? ये क्वेश्चन भी हम सभी भाई और बहनों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन आप सबके लिए हम छोड़ दिए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन आप सबके लिए हम स्किप किए ताकि देखना चाहते हैं कितने हमारे भाई बहन जो छोटे भाई बहन जो इस डिफेंस लाइन का तैयारी कर रहे हैं जीडी का, वो इसका राइट आंसर दे पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो गोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए? जीन संश्लेषण के लिए बाबू। किसके लिए? तो जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना जी को क्या किया? सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए। कौन सा एक पौधा कीट पकड़ता है? देखिए कितना अच्छा कौन है, क्या कहता है? कौन सा एक पौधा कीट पकड़ता है? नेपियंस। कौन होगा? नेपियंस। यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या है? राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है बाबू? कौन? नेपियंस। ठीक है, चलिए। देखिए भी भड़ भड़ के क्वेश्चन निकलेंगे, आप पेशेंस रखिए। देखिए किस तरह से क्वेश्चन निकलते हैं। जो जैसे देखिए, किस विटामिन की कमी से सिलियक रोग हो जाता है? किस विटामिन की कमी से सिलियक रोग होता है? क्या होगा? विटामिन B12। एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें? विटामिन सी में क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें पाया जाता है बाबू? तो विटामिन सी के। विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला। नहीं, आंवला नहीं है बाबू, आंवला है। आंवला। ठीक। विटामिन ई को टेकोफेरल कहते हैं, टेकोफेरॉल। ना होना, ये सब बांझ की जो प्रॉब्लम आती क्रिएट किसके कारण? विटामिन ई की कमी से। ठीक है, साइनोकोवालिन विटामिन B12। साइनोकोवालिन, साइनोकोवालिन विटामिन बी। वर्षा का पानी में भी क्या पाया जाता है? वर्षा का पानी में क्या होता है? का पानी में विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है, रक्त थक्का।
इनके की कमी से। कोई दिक्कत हो गया? चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। में मौजूद जेली जैसी तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका में मौजूद जेली जैसी तरल पदार्थ क्या कहलाता है? जीव द्रव, बही द्रव, केशक द्रव या कोशिका द्रव? क्वेश्चन भी आप सबके लिए नहीं, 39 नंबर भी क्वेश्चन आप सबके लिए छोड़ के जाते हैं। की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण तकनीकी कौन सी है? तो क्या होगा? इन विट्रो जीन बैंक, इन विट्रो जीन बैंक, यानी कि ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आ रहा है। बढ़ती शहरी रोजगार के परिक्षेप ग्रामीण शहरी या पलायन से संबंधित विरोधाभास की कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो हैरिस टोडर मॉडल। कौन सा? हैरिस टोडर मॉडल। बढ़ती शहरी रोजगार के ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास में कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? हैरिस टोडर मॉडल। ठीक है, चलिए के मिलान करने के लिए चित्रकारी एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ क्या है? राज्य उसका दिया गया, कौन सा इसका है? ठीक है, तो भैया मधुबनी तो हमारा प्यारा बिहार है। ठीक है, लेप्ची कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश है जी। ठीक है, परिचित कहाँ है? उड़ीसा में है। और बार्ली कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। यानी कि 1 का 4 है और 2 का 3 है। 1 का 4, 2 का 3, 2 को में ऑप्शन मिल रहा है, 3 का 1, यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। यानी मधुबनी कहाँ है? बिहार से संबंधित है। लेप्ची कहाँ है? आंध्र प्रदेश से। परिचित चित्रकला तो आपका उड़ीसा से है। बर्ली कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र। ठीक है, जी जी। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, फ्लिक्स बर्थ जो है किसके बीच स्थापित करता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। किसके बीच? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। ठीक है, एक आता है बाबू बुल, बुल बियर, दोनों किससे है? तो आपका स्टॉक एक्सचेंज से। किससे? स्टॉक एक्सचेंज से, शेयर बाजार से संबंधित है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा। ठीक है, एक होता है बाबू हिंदी में देखिएगा तेजड़िया, वही है बुलन बियर। ठीक है, क्या होता है? जब तेजी से ऊपर जाएगा तो शेयरिंग क्या आएगा? बढ़ेगा, और बियर जब होगा तो घटेगा। ठीक है, ये दोनों किससे संबंधित है? बॉम्बे यानी कि स्टॉक एक्सचेंज। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, और फिक्स बर्थ किसके बीच है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच है। ठीक है, चलिए रहा है कहलगांव बिहार में बाबू। ठीक है, खरगरौना कहाँ है बाबू? कोरबा, कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। देखिए ऐसे कोरबा कहाँ है? यानी कि 1 का 2, 1 का 2 और 3 का 4, 3 का 4 है, इसमें है और इसमें है, यानी कि 1 का 2 ऑप्शन क्या है हमारा? 4 राइट आंसर है। यानी कि कहलगांव आपका बिहार में है, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है बाबू, खरगोन कहाँ है? एमपी में है, और कुंडगी कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, चलिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? एडम वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का बिल्कुल सही है। ठीक है, जे एम किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एंड मनी है, बिल्कुल सही है। गुन्नार मिडल एशियन है, ये भी सही है। कार्ल मीन्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक पुस्तक का लेखन है, ये नहीं सही है दोस्तों। ऑप्शन 4 क्या है हमारा? सही, गलत है। यानी वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ है। जेएम किन्स को जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेशनल एंड मनी कहा जाता है। गुन्नार मिल्डल जो है एशियन ड्रामा के हैं। ठीक है, चलिए फसफा जो है पहली बार कहाँ लगाया गया? सबसे पहले नदियों की भूमि। 5, नदियों की भूमि किसको कहते हैं? पंजाब का। किसको किसको कहते हैं? पंजाब में कहते हैं। ठीक है, कहाँ? पंजाब में। ठीक है, तो अब सब पहली बार कहाँ लगा? जल्दी बताइए, आप सब कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब पोंचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? पोंचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? नृत्य के लिए, शराब के लिए, बुनाई के लिए? तो क्या होगा? बुनाई के लिए। क्या होगा?
बुनाई के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा पोंचमपल्ली किसके लिए है? नृत्य के लिए, शराब के लिए, बुनाई के लिए, या ऑप्शन डी 4? क्या बोलिएगा? ऑप्शन थर्ड। ठीक है दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, आपसे बस हम एक ही रिक्वेस्ट चाहते हैं, हमसे आपसे 1 रुपया भी हमको नहीं चाहिए। अपने बड़े भाई को सपोर्ट कर दीजिए। किस लिए? क्योंकि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मार्केट में आपसे 1000 रुपया 2000 ठगने वाले बहुत लोग भरे पड़े हैं कोर्स बेच के, लेकिन सिलेबस कोई कंप्लीटली नहीं करवाता है। ठीक है, जितना सेल्फ स्टडी, जितना मॉक टेस्ट मारिएगा, जितना रिवीजन कीजिएगा, जितना ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा बाबू, सिलेक्शन उतना ही करीब आएगा। नहीं तो हम लिखित दे देते हैं, साल बीतता रहेगा, रिजल्ट ऐसा ही गिरता रहेगा। ये सच्चाई है। ठीक है, तो अपने बड़े भैया को बस इतना ही सपोर्ट कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। जो भी अगर गलती होगा, जो भी दिक्कत होगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा बोलिएगा कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम है, या इस तरह से बताइए थोड़ा सा। और सबसे पहले क्या साइंस लाना है इसमें, क्योंकि मिसलिनियस है बाबू, 50 क्वेश्चन में सारे सब्जेक्ट हम भरे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा इतना ही समाप्त हुआ। मिलते हैं कल के सीरीज में। और एक चीज और है कि हमारे साथ जो है एक और टीचर ऐड हुए हैं। ठीक है, कुंदन नाम है। ठीक है, कुंदन सर जो है आप लोगों को साइंस स्पेशली, ज्योग्राफी स्पेशल, हिस्ट्री स्पेशल, वो सारे विषयों का अलग अलग तरीके से अपना सोल्यूशन देंगे। ठीक है, हम तो दे ही रहे हैं, साथ में वो भी आप आ गए हैं, तो उनका भी आप लोग मजा लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में।